गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेस साल्ट में, दैट इज़ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसको बनाने का तरीका है सोलवे प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार कि सोलवे प्रोसेस में एज ए इंटरमीडिएट क्या मिलता है, हमें बेकिंग सोडा मिलता है और सोलवे प्रोसेस से ही हम सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। तो रिएक्शन क्या है, अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके फर्स्ट स्टेप में अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं सोलवे प्रोसेस में, और ये अमोनियम कार्बोनेट फिर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट भी हमें सोलवे प्रोसेस से ही मिलता है, और ये सोडियम कार्बोनेट जो है वहाँ पर प्रेजेंट वाटर के साथ और CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बना लेता है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो लेस सोल्यूबल है, ठीक है ना, इसलिए इसको सेपरेट कर लिया जाता है सोलवे प्रोसेस में बीच में, ठीक है ना, रिएक्शन में। तो हमें सोलवे प्रोसेस से एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलता है और सोडियम कार्बोनेट भी मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ में कुछ खास बातें याद रखनी है आप लोगों को कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है और ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है वाटर के अंदर। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन जो सोडियम बाइकार्बोनेट का होगा वो मिथाइल ऑरेंज के कलर को चेंज नहीं करता, लेकिन पिंक कलर देता है किसके साथ, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर के साथ। और फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है हमारे वो एसिड आई है जो एसिड बेस इंडिकेटर एज ए एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ की जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक। नेक्स्ट है आपके पास इसी चैप्टर में कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 543 केल्विन से अबव हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है वापस, और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट हम लोग दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को ग्रेटर देन 543 केल्विन पर हीट करके। यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, एज ए बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। पूछा गया क्वेश्चन है कंपटीशन के अंदर कि जो बेकिंग पाउडर है वो मिक्सचर होता है किस चीज़ का, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट भी प्रेजेंट होता है बाइकार्बोनेट के साथ। होता क्या है कि जब आप, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, जब आप ब्रेड बनाते हो तो यहाँ पर जो CO2 गैस रिलीज होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन की वजह से, जिससे ब्रेड क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रेड जो है वो स्वेलअप कैसे हो जाते हैं। होता क्या है कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सॉरी जो पोटेशियम टार्ट्रेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं हीटिंग कंडीशन में, तो होता क्या है, ये K पॉजिटिव रिप्लेस हो जाता है Na से। ठीक है ना। और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है, तो ये CO2 गैस ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द स्वेलिंग ऑफ द ब्रेड। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ किया जाता है एसिड स्पाइलेज में भी इसको यूज़ किया जाता है, और इन मेडिसिन सोडा बाइकार्ब की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एक आंट एसिड की तरह भी काम करता है। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि आंट एसिड क्या होता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिडिटी को कम करे। तो एसिडिटी को कम करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। अनदर इम्पोर्टेंट जो यूज़ है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टैनिंग करने में पेपर की, सैरेमिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आग बुझाने में भी इसका यूज़ किया जाता है कि जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसके अंदर एक सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल रखी होती है, तो जब हम क्या करते हैं, नोब को दबाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल टूट जाती है और वो रिएक्शन करती है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और वहाँ पे क्या बनता है, CO2 वाटर और सोडियम सल्फेट। तो ये जो वाटर है वो शावर के साथ, CO2 गैस और वाटर बाहर शावर के साथ जहाँ पे आग लगी है उसके ऊपर गिरते हैं, और ये CO2 क्या करती है, सप्लाई को कट कर देती है वहाँ पे ऑक्सीजन की, और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर पिछले चैप्टर में हम लोग
डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो CO2 है वो आग बुझाने के बहुत काम आती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर, वो है आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का जो कमर्शियल नेम है दैट इज़ क्लोराइड ऑफ लाइम, और क्लोरीनेटेड लाइम भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना बेटा, इसको हम क्लोरीनेटेड लाइम भी बोलते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम भी। केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो CaClOCl या CaOCl2 भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ से दोनों क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर पूछे गए हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ब्लीचिंग पाउडर में कितना होता है। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्लोरीन की। इस वाले क्लोरीन की -1 होगी, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कैल्शियम से, तो ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा। लेकिन इन दोनों में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, क्लोरीन से, तो ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, +1। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो क्लोरीन के ऊपर +1 और -1 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये बड़ा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरीन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे हैं। स्लैक्ड लाइम में जब क्लोरीन गैस पास की जाती है एट 313 केल्विन पे, तो हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन कंपटीशन में पूछा गया है, कि जो ब्लीचिंग पाउडर है एक्चुअली में वो एक कंपाउंड ना होके मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है। किस चीज़ का मिक्सचर है ब्लीचिंग पाउडर, ये दोनों का मिक्सचर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड टेट्राहाइड्रेट, और मैं कह सकता हूँ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड मोनोहाइड्रेट, इन दोनों का CaOCl2 4H2O प्लस CaCl2 CaOH2.H2O, ये एक मिक्सचर है इन दोनों कंपाउंड्स का। और ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़ है एज ए ब्लीचिंग एजेंट किया जाता है पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग मतलब जो कलरिंग मैटर होता है उसको निकाल देते हैं पेपर में से या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है ना। उसी तरह से इसका यूज़ जो है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, वाटर को क्या किया जाता है, डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। वाटर के अंदर से जर्म्स को मारने के लिए, उनको निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, अगर जर्म्स प्रेजेंट होंगे तो वाटर में क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। 11th क्लास में पढ़ोगे आप लोग कि किस तरह से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर से एल्डिहाइड बनाते हैं और एल्डिहाइड से बाद में जो है क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। अभी सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट, इसका एक्शन जो ब्लीचिंग एक्शन है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरीन की वजह से होता है। क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1 और +1। ठीक है ना। वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ होता है, जर्म्स की किलिंग में होता है, क्लोरोफॉर्म को बनाने में इसका यूज़ होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है इसका यूज़ वूल श्रिंक प्रूफ। ठीक है ना, आल्सो यूज टू मेक वूल श्रिंक प्रूफ, बनाने में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के अंदर कई बार पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम की हीटिंग करने से। किसके अंदर, लार्ज स्टील के पोट बने हुए होते हैं जिनके अंदर मैकेनिकल स्टीरर लगे होते हैं। ठीक है ना। तो जब हम प्लास्टर जिप्सम को मैकेनिकल स्टीरर में डालते हैं, स्टील पोट्स में डालते हैं, तो स्टीरर घूमते हैं वहाँ पे और एट 373 केल्विन टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 2 H2O POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में, वाटर निकल जाता है। ठीक है ना। तो मैं दूसरी रिएक्शन ऐसे भी लिख सकता हूँ CaSO4 2 H2O। अब याद रखना कि जिप्सम के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, 2, लेकिन जैसे ही इससे क्या बनेगा, यहाँ से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ठीक है ना। अगर आपने टेम्परेचर अनवांटेडली बहुत ज़्यादा कर देते हो तो जो ये कैल्शियम सल्फेट है वहाँ से सारे के सारे 2 के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना। अब जब दोनों मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, CaSO4। तब उस कंडीशन में आपके पास डेड बर्न्ट प्लास्टर बनेगा। तो 313 केल्विन पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं जिससे 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस
क्या हो जाए, मिल जाए। प्रॉपर्टीज़, जो मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जब उसमें मैं 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को डाल देता हूँ तो मेरे पास दोबारा से जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम जब वाटर की मिक्सिंग करने से जिप्सम बना मेरे पास, तो ये क्विकली सेट हो जाता है इन हार्ड मास, ठीक है ना। हार्ड मास में सेट हुआ जैसे ही, तो इस प्रोसेस के अंदर ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, 1.5 और जुड़ गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। और इस प्रॉपर्टी का काफ़ी सारा यूज़ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है कि लेबोरेटरीज के अंदर गैप्स को सील करने में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है ना। कहीं पे भी टाइट अरेंजमेंट करनी है तो वहाँ पे हम पीओपी लगा देते हैं जिससे वो टाइट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इट इज़ यूज इन द लेबोरेटरीज ऑफ सीलिंग गैप्स where airtight arrangement is required. So that is very very important, you should have to know about the plaster of Paris. Next use is टॉयज बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, स्टैच्यूज़ की कास्टिंग करने में, ठीक है ना। कास्ट फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स, हड्डियाँ जब टूट जाती हैं तो प्लास्टर जो लगाते हैं हड्डियों को जोड़ने में भी इसका यूज़ होता है। मेकिंग मोल्ड्स इन पॉटरी, ठीक है ना, मोल्ड्स बनाने में इसका यूज़ होता है। किसी भी सरफेस को स्मूथ करने में और डिज़ाइन वॉल्स के ऊपर या सीलिंग्स के ऊपर बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हाइड्रेटेड साल्ट। नाम से ही पता चल रहा है जब साल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट, ठीक है ना। और जो वाटर मॉलिक्यूल साल्ट के साथ अटैच होता है या उसके वॉइड्स में ट्रैप्ड होता है, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सर्टेन साल्ट्स, कुछ साल्ट्स के साथ डेफिनेट अमाउंट में, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल लूजली अटैच होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के साल्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट्स। और ये हाइड्रेटेड साल्ट कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, ठीक है ना। जो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं या अटैच्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो वाटर है बड़े काम की चीज़ होती है यहाँ पे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है कैरेक्टरिस्टिक कलर देने के लिए किसी भी क्रिस्टल को, यानी उसका जो कलर है वो किसकी वजह से है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है। अब वो जो कलर है हमारा किसी भी क्रिस्टल का, वो चेंज हो जाता है हीटिंग करने पर। क्यों? क्योंकि हीट करने से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाता है और हमारा क्रिस्टल क्या हो जाता है, अनहाइड्रेट हो जाता है। जिसको आप एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो कि सपोज करो मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रेटेड ब्लू विट्रोल लिया, ब्लू विट्रोल इज CuSO4 5H2। अब मैंने इस टेस्ट ट्यूब को हीट करने के लिए बंसन बर्नर पे रखा, तो जब मैं हीटिंग स्टार्ट करूंगा तो होगा क्या, जो वाटर 5 वाटर के मॉलिक्यूल जो यहाँ पे अटैच थे ब्लू विट्रोल के साथ, वो 5 वाटर के मॉलिक्यूल वेपराइज बन के बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, वाटर वेपर ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और नीचे क्या बचेगा, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब वाटर जहाँ पे प्रेजेंट ना हो, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यहाँ पे बचेगा और कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्रिस्टल का। यही रिएक्शन में दिखाया गया है कि CuSO4 5H2O ऑन हीटिंग गिव्स द CuSO4 + 5H2O, ऑल द 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड फ्रॉम हियर। कल मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, सर डोलोमाइट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा। बेटा डोलोमाइट में जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर किसी के साथ लिखा हुआ है, जैसे सोडियम कार्बोनेट का 10 है, ठीक है ना, ग्रीन विट्रोल का 7 है, ब्लू विट्रोल में 5 है, अगर डोलोमाइट में मैंने वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं डॉट लगा के, तो इसका मतलब वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 0 है। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली कोई भी एक कंपाउंड डाल देगा और बोलेगा ठीक बताओ सोडियम कार्बोनेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, ब्लू विट्रोल का कितना है, वाइट विट्रोल का कितना है, ग्रीन विट्रोल का कितना है, ठीक है ना, या कॉपर सल्फेट का कितना है, डोलोमाइट का कितना है। तो जितने एग्जाम्पल मैंने 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरी में कवर किए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फंस जाएगा अगर यहाँ से आना होगा तो, ठीक है बेटे। उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज स्पेक्टेटर आयन। बेटा ये आपकी बुक में सिलेबस में नहीं है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक जगह पे आया हुआ है स्पेक्टेटर आयंस पे क्वेश्चन। कौन से असाइनमेंट में, जो न्यूटन वाला असाइनमेंट है, लेकिन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्टेटर आयन क्या होता है। बेटा ऐसा आयन जो ना तो ऑक्सीडाइज हो ना रिड्यूस हो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन। द आयन which is not oxidized or reduced in redox reaction is called spectator ion, and to
understand the spectator ion concept. Here is the example, that is 2FeCl3 plus SnCl2 gives the SnCl4 plus 2FeCl2. Calculate the oxidation number of iron over here. Or oxidation number calculation we already studied in the previous chapter. So for which element you want to calculate the oxidation number, you suppose that one is X plus 3 into chlorine का oxidation number -1 is equal to 0 because it is a neutral molecule. So X is equal to +3. तो iron by oxidation state here is +3. Similarly in this, that oxidation state of tin, oxidation number of tin is +2, but on the product side on tin tetrachloride the oxidation number on tin is +4 and in FeCl2 it is +2. ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि +2 से +4 यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब टीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली आर गोइंग टू टेक प्लेस ओवर हियर, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज redox reaction. But in the same reaction, if you see the oxidation, if you calculate the oxidation number for chlorine only, अब क्लोरीन को x मान के कैलकुलेट कीजिए, -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा और यहाँ पर भी -1 आएगा. So in the overall reaction, in both the side, on reactant side as well as on product side, the oxidation number of chlorine is -1. There is no change from reactant to product side or from product to reactant side. और मैंने क्या बताया कि स्पेक्टेटर आयन वो होते हैं जिसका ना ऑक्सीडेशन हो ना रिडक्शन हो, किसमें, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन. तो इस पूरी रिडॉक्स रिएक्शन में क्लोरीन का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की लेफ्ट हैंड साइड में भी -1 है, राइट हैंड साइड में भी -1 है, कोई चेंज नहीं आ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट में. इसलिए इस पूरी रिएक्शन में जो स्पेक्टेटर आयन है हमारा वो कौन सा है, Cl-. अगर इसी रिएक्शन को मुझे आयनिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस Sn2 पॉजिटिव गिव द Sn4 पॉजिटिव प्लस 2Fe2 पॉजिटिव. And we know that tin is oxidized over here and iron is reduced over here, and oxidation and reduction both are going simultaneously, so that's why the reaction is called redox reaction. तो स्पेक्टेटर आयन के बाद न्यूटन में ही असाइनमेंट में ही एक क्वेश्चन था ऑन द स्प्रिंग रिएक्शन. किसी भी स्टूडेंट ने नहीं पूछा मुझसे ये क्वेश्चन, तो लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि सोडियम थायोसल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय द स्प्रिंग रिएक्शन. सोडियम थायोसल्फेट को बनाते हैं हम लोग स्प्रिंग रिएक्शन से, किसकी हेल्प से, सोडियम सल्फाइड एंड आयोडीन को जब आपस में रिएक्ट कराया जाता है और हीट किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम थायोसल्फेट प्लस सोडियम आयोडाइड. सो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट बाय यूजिंग सोडियम सल्फाइड एंड आयोडीन इज कॉल्ड स्प्रिंग रिएक्शन. तो आपको पता होना चाहिए. दिस इज द चैप्टर. नाउ योर चैप्टर इज ओवर. दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू फिनिश ओवर हियर. तो आज हम लोग शाम को डाउट सेशन में रिजोनेंस की जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी बची हुई है उसको डिस्कस करेंगे. न्यूटन वाली एक्सरसाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एलन की एक्सरसाइज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कल, ठीक है ना. तो आज रिजोनेंस की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है बेटा, ठीक है. अभी भी किसी स्टूडेंट्स को, इफ़ एनी वन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी कंसेप्ट, ठीक है ना, इफ समवेयर इज प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क इन द डाउट सेशन, बिकॉज from tomorrow onward we will start the new chapter, that is metals and non metals. Okay beta, thank you very much.